एवरीवन, वेलकम टू इजी कैम। सो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सॉलिड स्टेट के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस हम क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी अपने क्लियर करते हुए चलेंगे। बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर कि आपने इस सीरीज का पार्ट 1 देखा हो। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज NaCl is doped with 10 to the power minus 4 mole percentage of strontium chloride. The concentration of cation vacancies will be. So with the help of this question, जब हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब हमें हमारे माइंड में ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो किस कॉन्सेप्ट का है। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता चल जाता है तो हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर हमने स्टडी किया रहेगा तो सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे माइंड में आ जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। So this question is from the topic defects, and more specifically it is impurity defect. अब इसको impurity defect क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर NaCl क्रिस्टल सिस्टम में हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्ट्रोंटियम क्लोराइड को, यानी हम लोग NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में स्ट्रोंटियम क्लोराइड को जब ऐड करेंगे तब क्या होगा वो हमें देखना है। तो ऑब्वियसली क्योंकि इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, स्ट्रोंटियम जो है एक बाहर का एटम है, यानी इसको बोल सकते हैं एक फॉरेन एटम है। सो जब हम एक फॉरेन एटम को NaCl स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड करेंगे तो वो ऐड करेगा एज एन इम्प्योरिटी फॉर आवर NaCl क्रिस्टल सिस्टम। सो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो आयन है, मोर स्पेसिफिकली जो कटायन है वो क्या है Na+ है, एंड यहाँ पर जो है हमारा क्या है स्ट्रोंटियम 2+। सो जब हम NaCl के स्ट्रक्चर में स्ट्रोंटियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तब क्या होगा, Na+ की जगह पर स्ट्रोंटियम क्लोराइड आ जाएगा। सो लेट अस कंसिडर वन जो है स्ट्रोंटियम कटायन जो है आया हमारे NaCl सिस्टम में। सो इस केस में क्या होगा, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम का चार्ज है +1 है, पर जब हम इसमें स्ट्रोंटियम 2+ ऐड करेंगे तब क्या होगा। सो हमें ऑलवेज ये पॉइंट याद रखना चाहिए इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट। हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ऑलवेज। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मीनिंग क्या होगा, जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा हमारे क्रिस्टल सिस्टम में। अब क्योंकि हमने सोडियम प्लस की जगह पर स्ट्रोंटियम 2+ डाला, सो इस यहाँ पर इसका चार्ज जो है +2 है, यहाँ पर इसका चार्ज जो है +1 है। सो क्या होगा, अगर मान लो एक स्ट्रोंटियम प्लस डाला तो क्या होगा, इस Na+ की जगह पर क्या आ जाएगा, स्ट्रोंटियम 2+ तो आ ही जाएगा। एज वेल एज क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज था तो एक और एक लैटिस पॉइंट से हमारा क्या हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो सोडियम प्लस आयन एंड क्लोराइड आयंस का था, यानी कटायन जो है सोडियम प्लस थे एंड अनायन जो है क्लोरीन माइनस थे, क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन। सो क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को ऐड किया है तो उस पॉजिटिव चार्ज के बदले में हमें एक पॉजिटिव चार्ज को जो है कम करना था, तो उसी वजह से क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और वो वैकेंसी किसकी होगी, सोडियम आयन की। सो इन दिस केस अगर हम इसको शॉर्टकट में समझे तो क्या होगा, एक स्ट्रोंटियम आयन के आने पर उसके कोरस्पॉन्डिंगली एक वैकेंसी भी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सो ये हमें याद रखना है। उसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पार्टिकल्स, और इन दिस केस हम लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि कितने कटायन वैकेंसीज जो है फॉर्म होंगी हमारे क्रिस्टल सिस्टम में। सो हमें अब तक पता चल गया है कि एक स्ट्रोंटियम 2+ के कोरस्पॉन्डिंगली एक वैकेंसी जो है क्रिएट हो जाएगी।
एंड हमें पता करना है कि 10⁻⁻⁴ मोल परसेंटेज के आने पर क्या होगा। सो इन दिस फार्मूला हम पुट करेंगे हमारे वैल्यूज़। सो फर्स्ट क्या हमारे मोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10⁻⁻⁴। अब क्योंकि ये मोल परसेंटेज में तो इसको हमको डिवाइडेड बाय 100 में लिखना होगा। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज तो हमें फाइंड करनी है। एंड एवोगाड्रो नंबर वी नो इट इज 6.23। सो इन दिस इक्वेशन हम क्या करेंगे, जो हमें पता करनी है उसको लेफ्ट साइड में ले लेंगे एंड बाकी सारे को एक तरफ। सो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। ये दोनों जीरो को हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे माइनस करके यहाँ पे 23 की जगह 21 कर देंगे। एंड अगेन हमें और 4 जीरोस कम करने हैं इसमें से, यानी 21 - 4 कितना होगा 17। तो 6.022 इंटू 10⁻17। सो दिस विल बी आवर आंसर। कई कई जगह पर हम लोग 6.023 भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा 6.023 भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शन पर। सो ये क्या हो गया 6.022 × 10⁻17 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पर मोल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है हमारा वो क्या है, करेक्ट है। नाउ जस्ट वांट टू रिवाइज दिस क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन में देखा कि ये कॉन्सेप्ट जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट का है। एक फॉरेन एटम इन दिस केस स्ट्रोंटियम कटायन जो है हमारे क्रिस्टल सिस्टम में NaCl क्रिस्टल सिस्टम में एंटर हो रहा है। सो इन दिस केस क्या होगा, जब स्ट्रोंटियम जो है सोडियम की प्लेस को ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि स्ट्रोंटियम के पास जो है एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है, तो उस क्योंकि हमारा क्रिस्टल सिस्टम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उस एक्स्ट्रा जो चार्ज आया है उसके कोरस्पॉन्डिंगली एक सोडियम आयन जो है अपना पोजीशन लीव कर जाता है और वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। सो इन शॉर्ट वन स्ट्रोंटियम कटायन के लिए वन कोरस्पॉन्डिंग वैकेंसी जो है हमारे क्रिस्टल सिस्टम में क्रिएट हो जाती है। सो हमें दिया हुआ था कि 10⁻⁻⁴ मोल परसेंटेज ऑफ स्ट्रोंटियम क्लोराइड हमने हमारे क्रिस्टल सिस्टम में ऐड क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मोल कॉन्सेप्ट हमने सॉल्व किया हमारा क्वेश्चन और विद इन फ्यू कैलकुलेशन हमारा जो आंसर आ गया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सो द सेकंड क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। सो यहाँ पर जैसे कि आप ऑप्शंस रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा ये क्वेश्चन जो है हमारे डिफेक्ट्स के रिलेटेड है। एंड जो डिफेक्ट का जो हमारा स्पेसिफिक जो डिफेक्ट है वो है स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। एंड स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड एक होता है हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट। सो ये क्वेश्चन इन दोनों डिफेक्ट से रिलेटेड ही है। इसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक क्यों कहते हैं ये आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। सो नाउ जो फर्स्ट ऑप्शन है हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। सो फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट कहा जाता है। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? यस, ये बिल्कुल राइट है। फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में क्या होता है, हमारा जो कैटायन होता है, हमारा कैटायन जो क्या करता है, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा होता है, ये क्या करता है अपना जो साइट होता है वो लीव कर जाता है और ऑक्युपाई कर जाता है इंटरस्टिशियल पोजीशन या फिर इंटरस्टिशियल, इसको साइड भी बोल सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट को बोलते हैं। सो इंटरस्टिशियल साइड क्या होती है, ये एक स्पेस होती है बिटवीन द एटम्स इन द क्रिस्टल सिस्टम। सो ये उस स्पेस में जाकर क्या कर जाता है, अपना ऑक्युपाई कर जाता है। कैटायन जो अपनी साइड लीव करके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं।
सो ये क्या हो रहा है, इट इज नथिंग बट जस्ट द डिसलोकेशन ऑफ कटैन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. सो दैट इज वाई हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या फिर आपको क्वेश्चन में दोनों तरह के ऑप्शन जो है दिख सकते हैं. सेकंड ऑप्शन इज फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है. शॉर्टकी डिफेक्ट जो है फाउंड होता है हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. द थर्ड ऑप्शन है शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सो ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है. हमें आंसर पता है कि पहला है. अब जब रॉन्ग है तो हमें पता भी होना चाहिए कि ये ऑप्शन जो है क्यों रॉन्ग है. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सी शॉर्टकी डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं. इसको वैकेंसी डिफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो कैटायन होता है एज वेल एज उसी कोरिस्पॉन्डिंग एनायन क्या करते हैं, लीव कर जाते हैं हमारे क्रिस्टल सिस्टम से, लीव कर जाते हैं और क्या क्रिएट कर देते हैं, वैकेंसीज क्रिएट कर देते हैं. सो इसी वजह से कैटायन और अनायन जब लीव कर जाते हैं हमारे क्रिस्टल सिस्टम से तो बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है. जब हमारे क्रिस्टल सिस्टम में बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट होंगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर जो है डेंसिटी भी जो है क्रिस्टल की कम हो जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता, बट शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से एक्चुअल में डेंसिटी पर इफेक्ट होता है. ये जस्ट हमने अभी देखा. लास्ट स्टेटमेंट है फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट हमने देखा कि एक कैटायन जो है वो अपनी साइड छोड़कर डिसलोकेट करता है ना, डिसलोकेट करता है, डिसलोकेट करके इंटरस्टिशियल साइड पर ऑक्यूपाई करता है. सो एज अ होल जब हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करें इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, सो उतने ही कैटायन और उतने ही अनायन जो है प्रेजेंट होते हैं, कोई अपना सिस्टम छोड़कर लीव कर नहीं जाता. सो एज अ होल जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो प्रूवन रॉन्ग. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, that is Frankel defect is a dislocation defect and which is the correct statement. So let us move to the next question. आज हम जो है डिफेक्ट पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंड उस वक्त पर हमें जो लगता है कि बहुत इजी टॉपिक है, हम थियोरेटिकली पढ़कर जाते हैं. सो उस वक्त हमारा दिमाग काम नहीं करता और ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, बट ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी. सो लेट अस मूव विद क्वेश्चन नंबर 3. मास परसेंटेज ऑफ आयन प्रेजेंट एज Fe3+ इन Fe 0.9301 इज. यहाँ पर जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है वो इसका है Fe 0.9301.0. सो ये अगेन ये क्वेश्चन भी क्या है, डिफेक्ट का ही है. सो इन दिस केस हमें बताया है कि मास परसेंटेज, हमें परसेंटेज पता करना है बाय मास किसका, आयन प्रेजेंट एज Fe3+ इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 मींस क्या होगा, वो Fe3+ में कितना आयन प्रेजेंट है इसके अंदर वो पूछा है. अब ये जो फॉर्मूला है इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, एक हमारा क्या होता है रेगुलर क्रिस्टल सिस्टम होता है. यहाँ पर हमें Fe3+ का पता करने गया है तो हम Fe3+ को मान लेंगे एज एन इम्प्योरिटी. लाइक आवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया गया है, Fe3+ भी क्या किया समझो, इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे क्रिस्टल सिस्टम में, मान लो FeO में. नाउ इन दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा जो Fe एज वेल एज O इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस तरह है, Fe का जो है +2 में एंड ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जो है -2 में. बट क्योंकि हमने इम्प्योरिटी ऐड किया तो उसकी वजह से इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो है चेंजेस आ गए, क्योंकि कुछ आयंस जो है इसके अंदर आफ्टर एडिशन ऑफ दिस इम्प्योरिटी कुछ आयंस जो है Fe3+ के आ गए, कुछ आयंस जो है Fe2+ के हो गए, एज वेल एज कुछ आयंस जो है O2- के हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. सो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि Fe3+ का कॉन्सेंट्रेशन जो है
इसके अंदर कितना है ना, वो भी किसमें, मास परसेंटेज में फाइंड करना है। तो इसको किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हमें जो फाइंड करने के लिए कहा गया है वो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो क्या है, x है। हम कंसिडर करते हैं कि जो Fe3+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे सिस्टम में वो क्या है, x है। Fe3+ और Fe2+ को मिलाने के बाद ही यहाँ पर जो है 0.93 आया है। सो इन शॉर्ट, अगर मैं मान लूँ कि अगर मैं पता करना चाहूँ कि Fe2+ का फिर कितना होगा, अगर Fe3+ को हमने x मांगा तो ऑब्वियस सी बात होगी कि Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0.93 माइनस x होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, दिस इज वेरी इजी। यहाँ पर जो Fe के साथ 0.93 आया है वो इसलिए आया है क्योंकि कुछ जो है Fe3+ के फॉर्म में प्रेजेंट है एंड कुछ आयन जो है इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में फॉर्म प्रेजेंट है। सो इन दोनों को मिलाने पर जो है 0.93 आता है। सो ये कुछ इस तरह से होगा, अगर हम लोग Fe3+ को कॉन्सेंट्रेशन को प्लस जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है यानी Fe2+ कॉन्सेंट्रेशन है, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 0.93 आएगा। तो कुछ इस तरह से है। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। इस इक्वेशन को हमें यूज नहीं करना है, हमें जो यूज करना है वो है चार्ज इक्वेशन। अब चार्ज इक्वेशन किस तरह से होती है, मान लो कि ये जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, जो है क्या है, वाटर है। वाटर के ऊपर एज ए होल क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। तो ये जीरो चार्ज होता कैसे है, हाइड्रोजन का जो इंडिविजुअल चार्ज होता है वो क्या होता है, +1 होता है। क्योंकि इसके आइटम जो है 2 प्रेजेंट है तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें हम लोग प्लस करते हैं ऑक्सीजन का चार्ज। ऑक्सीजन का आइटम जो है 1 है एंड इसका चार्ज जो है -2 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 - 2 = 0 हो जाता है। सो कुछ इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जो हमारा Fe3+ है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या देखा था, मान लिया था x। तो यहाँ पर जो x है, Fe3+ का चार्ज क्या होता है, +3 होगा, यहाँ पर हमने किया। फिर इसको ऐड करेंगे हम लोग Fe2+ के चार्ज से। Fe2+ को हमने माना था, अगर ये x है तो इसका क्या होगा, 0.93 माइनस x। इसका चार्ज क्या होता है, +2, ये हमने देखा था। प्लस इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे ऑक्सीजन के चार्ज को। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है एंड इसका चार्ज जो होता है -2 होता है। एंड एज अ होल ये जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से एज अ होल इसके ऊपर चार्ज जो है 0 का होता है, जैसा कि इस वाटर के केस में भी था। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू आएगी। इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज x इज इक्वल्स टू 0.14। हमको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 0.14। इस x इज इक्वल टू 0.14 को जब हम लोग इस इक्वेशन में लगाएंगे, अभी जो x इक्वल्स टू 0.14 की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास Fe3+ की वैल्यू है। इसी x इक्वल टू 0.14 को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे Fe2+ के, तो हमें Fe2+ का भी कॉन्सेंट्रेशन जो है मिल जाएगा। वो क्या होगा, कुछ पॉइंट, उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलेगा इट इज 0.79। सो नाउ हमें Fe3+ का कॉन्सेंट्रेशन में पता चल गया है ना, दैट इज x इक्वल टू 0.14 एंड Fe2+ का भी 0.79। फर्दर ऑन हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि मास परसेंटेज ऑफ Fe3+ हमें पता करना है, मास परसेंटेज पता करना है। अब क्योंकि परसेंटेज पता करना है तो हमें जो टोटल जो है टोटल मास वो भी हमें पता होना चाहिए। सो फॉर दैट हम करेंगे, हम परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको हम यहीं तक रखते हैं। नाउ अगर हम लोग परसेंटेज के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मास परसेंटेज ऑफ Fe3+ इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आएगा मास ऑफ
Fe3+ डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास किसका, हमारा जो ये है Fe 0.93O 1.0। नाउ मास ऑफ Fe3+ हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मास ऑफ Fe3+ हमने देखा जो x की वैल्यू थी यहाँ पर, ये समझो x ले लिया था हमने, तो x की वैल्यू जो है 0.14 आई थी। तो 0.14 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आयन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होता है 56। 56 जो है आयन का जो है एटॉमिक वेट होता है। वो Fe2+ हो या Fe3+ हो, उससे मैटर नहीं करता। ओके, सो दिस इज द, सो हमने न्यूमरेटर को फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है 0.93 है, 0.93 इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द एटॉमिक मास, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय +1 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। सो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस मिलेगा वो होगा 11.5 डिवाइड बाय 100। अब क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना था तो ये पूरे होल इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो इसकी वजह से ये 100 जो यहाँ से हट जाएगा और हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 11.5 आएगा। सो इन दिस क्वेश्चन द मास परसेंटेज ऑफ Fe3+ प्रेजेंट इज 11.5%. Okay, so option C is correct. Let us move to the next question. So in this question, let us read it. In a compound, atoms of element Y form CCP lattice, that is cubic close packed lattice, and those of element X occupy 2/3 of tetrahedral voids. The formula of the compound is, जो गिवन क्वेश्चन है उसका हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डेटा जो भी हमारे पास दिया हुआ है, एक कंपाउंड है, मान लो XY है। उस XY में से जो Y जो है एटम है वो ऑक्युपाई करता है CCP लैटिस पॉइंट्स, या फिर शॉर्टकट में CCP लैटिस। अब ये क्या होता है हमें पता होना चाहिए। सो क्यूबिक क्लोज पैक लैटिस क्या होता है, Y एटम जो है वो ऑक्युपाई करता है ऑल कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स, ऑल कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स। उसके बाद क्या दिया गया है, X एटम ऑक्युपाई करता है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कभी कभी हमें याद रखना चाहिए, यहाँ पर तो इसकी ज़रूरत नहीं है पर हमें पता होना चाहिए कि कभी भी जो मेटल आयन होता है वो क्या होता है, साइज में छोटा होता है इन एज कम्पेयर टू द एनायन। हमारे पास एक कटायन होता है, एक एनायन होता है। क्योंकि कटायन जो है एक मेटल होता है, उसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। ड्यू टू दोज स्मॉल साइज ये क्या करता है, वॉइड्स में यानी एम्प्टी स्पेसेस में जो है ऑक्युपाई कर जाता है। सो यहाँ पर क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में यहाँ पर जो X होगा वो क्या होगा, एक मेटल होगा। इन दिस केस हमें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने बताया। सो नाउ हमने देखा कि Y जो इस और ऑक्युपाई करता है CCP लैटिस पॉइंट्स को, यानी ऑल द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, एंड X जो ऑक्युपाई करता है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो इन दिस केस हमें पता होना चाहिए कि एक क्रिस्टल सिस्टम में, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक यूनिट सेल में कितने जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। सो अब ये किस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है हम क्या करते हैं, एक यूनिट सेल को 8 स्मॉल क्यूब्स में, एक यूनिट सेल जो है किस तरह का होता है, एक यूनिट सेल जो है क्यूब की तरह होता है। इस क्यूब को हम जब 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करते हैं, इस क्यूब को जब हम 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करते हैं तो हर स्मॉल क्यूब में एक जो है टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, 1 टेट्राहेड्रल वॉइड हर एक स्मॉल क्यूब में। सो इन केस ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स हमारे पास जो है 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे इन अ यूनिट सेल। हम क्या करते हैं, यूनिट सेल को एक क्यूब कंसिडर करते हैं एंड उस क्यूब को हम लोग 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करते हैं, एंड एक स्मॉल क्यूब में जो है एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। इन केस ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स हमारे पास टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाते हैं हमारे पास यूनिट सेल में। सो यहाँ पर X एटम जो है वो ऑक्युपाई करता है 2/3 ऑफ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी हमारे पास टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है हमारे यूनिट सेल में, एंड उसमें से 2/3 हिस्सा जो है X एटम जो है ऑक्युपाई करता है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंस्टिट्यूशन निकाल लेंगे, Y का कितना है, X का कितना है,
कौन कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2 अपॉन, यहीं पर कर लेते हैं इसको, एक्स का कंट्रीब्यूशन होगा 16 डिवाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 3. सो एक्स का जो नंबर होगा वो क्या होगा 16/3 एक्स का कंट्रीब्यूशन. उसी तरह वाई का कितना होगा. वाई के लिए हमें पता होना चाहिए टोटल देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ यूनिट सेल एंड एक एटम का कंट्रीब्यूशन जो है 1/8 होता है एट 1 कॉर्नर. ओके, जब इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं टोटल फेस सेंटर्स हमारे पास 6 फेस सेंटर्स होते हैं एंड एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ. सो टोटल कंट्रीब्यूशन वाई का कैसा हो जाएगा 1 + 3 = 4. सो वाई का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 4. तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह, वो कैसा होगा, वो होगा x 16/3 एंड y का हो जाएगा 4. अब क्योंकि ये होल नंबर नहीं है हम लोग क्या करेंगे, इसको होल नंबर में, ये फ्रैक्शन है यहाँ पर, तो हम लोग इसको एक होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो यहाँ पर जो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 से, तो क्या हो जाएगा x 16 और y हो जाएगा 12. अगेन इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये दोनों 4 के डबल में आते हैं. आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4 हमें जो है फाइनल इसका फॉर्मूला मिलेगा. x4 y3 इज द फाइनल आंसर ओके ऑफ दिस क्वेश्चन. तो जिस भी ऑप्शन में आंसर होगा वो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा. सो दिस क्वेश्चन अगेन वाज एन इजी वन, बट सिंपल सी ट्रिक थी. आपको डायरेक्टली कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स ना बताकर उन्होंने आपको सीसीपी लैटिस बताया. सो ये हमें पता होना चाहिए कि सीसीपी लैटिस का मीनिंग होता है कि हमारा जो वाई एटम है वो ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स पर जो है प्रेजेंट या फिर ऑक्यूपाई करता है. एंड उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक यूनिट सेल में कितने होते हैं. सो देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन अ यूनिट सेल, ये हमें पता होना चाहिए. उसके बाद हमें हर एटम का उसके पोजीशन पर कितना कंट्रीब्यूशन है उस यूनिट सेल के लिए वो पता होना चाहिए. जैसे फॉर कॉर्नर्स हमारे पास हमें पता है कि 8 कॉर्नर्स होते हैं एंड एट 1 कॉर्नर एक एटम का कंट्रीब्यूशन जो है 1/8 होता है उस यूनिट सेल के लिए. ओके, एंड एट फेस सेंटर्स हमारे पास 6 फेस सेंटर्स होते हैं एंड एट 1 फेस सेंटर हमारे पास जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है फॉर दैट यूनिट सेल. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज cesium chloride crystallizes in body centered cubic lattice. If A is equals to H length, then which of the following expression is correct? So यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर में बताया है कि सीजियम क्लोराइड का जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस पर ऑक्यूपाई करता है. सो सीजियम क्लोराइड के बारे में आपको बता दूँ CaCl. ओके, सो CaCl का अरेंजमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस यानी BCC दिया हुआ है. सो जो सीजियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या फिर जो हम बोल सकते हैं कि सीजियम क्लोराइड का जो यूनिट सेल है वो किस तरह से होता है, उस पर जो है सीजियम कहाँ ऑक्यूपाई करता है और क्लोरीन कहाँ ऑक्यूपाई करता है वो हमें पता होना चाहिए. सो इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर हमारा यूनिट सेल है ये. इस यूनिट सेल में जो हमारे कॉर्नर्स है इन कॉर्नर्स पर ऑक्यूपाई करता है हमारा क्लोरीन माइनस या फिर बोल सकते हैं क्लोराइड आयन. एंड हमारा जो सेंटर है बॉडी का सेंटर, इस बॉडी सेंटर पर ऑक्यूपाई करता है सीजियम कटायन. ओके, सो ये कुछ इस तरह से होता है पोजीशंस सीजियम कटायन और क्लोराइड आयंस का हमारे यूनिट सेल में. ये हमें पता होना चाहिए फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, वन मोर थिंग, हमें पूछा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, यानी रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन. यहाँ पर जो है सीजियम का रेडियस प्लस क्लोराइड का आयन का रेडियस मिलाकर जो है हमारा आंसर क्या होगा. अब इसको हम लोग इस तरह से बनाते तो है यूनिट सेल को फॉर आवर कन्वीनियंस, बट एक्चुअल जो ये क्या होते हैं इनका साइज जो है इतना बड़ा होता है कि ये आपस में एक दूसरे को टच किए हुए होते हैं. यानी ये जो सेंटर में जो सीजियम आयन है इसको टच करते हुए रहेंगे ये कॉर्नर्स के. ओके, ये कॉर्नर्स के क्लोराइड आयंस. सो अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक इन दिस क्यूब, अगर आप इमेजिन कर सको, अगर मैं इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर की बात करूँ
तो ये इस क्यूब का बोला जाएगा बॉडी डायगोनल। और ये बॉडी डायगोनल किस किस को पास करते हुए आ रहा है, ये हाफ ऑफ द क्लोराइड आयन यहाँ पर पास करते हुए आ रहा है, पूरा एक सीजियम कटायन को पास करते हुए आ रहा है, एंड हाफ ऑफ द क्लोराइड आयन यहाँ पर इसको पास करते हुए जा रहा है, ये बॉडी डायगोनल विद इन द क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया ये क्लोराइड आयन इतने बड़े होते हैं कि ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को टच किए होते हैं कुछ इस तरह से। फॉर आवर कन्वीनियंस हम इसको स्मॉल ड्रॉ करते हैं, बट ये एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से होते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाफ ऑफ द क्लोराइड आयन, तो हम लोग इसको लिख देते हैं R माइनस यहाँ पर। ओके, उसके बाद ये 2, ये क्या है, रेडियस प्लस रेडियस, यानी 1 डायमीटर इसका पूरा हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2R प्लस क्योंकि ये सीजियम कटायन है। उसके बाद 1 मोर R माइनस, ओके, इज इक्वल टू दिस बॉडी डायगोनल, हम लिखते हैं BD। अगेन एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए बॉडी डायगोनल का। सो बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू होता है √3a। व्हाट इज a? a इज द एज लेंथ। एज लेंथ जो है हर एक एज का जो है कॉमन होता है हमारे क्यूबिक यूनिट सेल में। सो √3a। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, आई लीव इट ऑन यू। अगर आपको डाउट रहे कि ये फॉर्मूला कैसे आया तो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन ये आपका होमवर्क है, आप पता करो कि ये फॉर्मूला कैसे आया, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू √3a कैसे आया। बहुत ही सिंपल है, आप सिंपल ज्योमेट्री यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू क्या होगा, √3a मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस इक्वेशन के लिए। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, ये R माइनस क्या हो जाएगा, 2R माइनस प्लस 2R प्लस इज इक्वल टू √3a। ओके, यहाँ पर अगेन क्या होगा, 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालने के बाद ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, इज इक्वल टू √3/2a। दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, सो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, कुछ इस तरह से सीजियम के लिए यहाँ पे लिया हुआ है, Cl के लिए यहाँ पे लिया हुआ है, एंड ये जो है हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज योर होमवर्क। आप पता करो एक क्यूब के लिए जो उसका बॉडी डायगोनल होता है ना, वो √3a कैसे आता है। सिंपल है बहुत, ज्योमेट्री अगर आपको आती होगी तो आप इतना कर सकते हो। सो द 6th क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइट जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो ऑन हीटिंग बिकॉज। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें जिंक ऑक्साइड और बताया गया है कि ये वाइट होता है एंड आफ्टर हीटिंग ये इसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। वेल ऐसा क्यों होता है? सो इसका भी आंसर बहुत इजी है। इस पार्ट को अच्छे समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। सो ये भी कॉन्सेप्ट जो है किसका है, डिफेक्ट का है, एंड मोर स्पेसिफिकली इट इज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इन केस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, हमारा जो कटायन होता है क्रिस्टल सिस्टम में, उसके अंदर क्या होता है, कटायन जो है ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दी अनायन, यानी अमाउंट ऑफ कटायन आयन जो है ज़्यादा हो जाते हैं। अब वो किस तरह से हो सकते हैं, 2 तरीके से पॉसिबल है, या तो कटायन जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाए हमारे क्रिस्टल सिस्टम में, या तो अनायन जो है लीव कर जाए। सो यहाँ पर जब हम इसको हीट करेंगे 2 तरीके से पॉसिबल है। सबसे पहले या तो एक्स्ट्रा कटायन आ जाए या एनायन जो है उनकी वैकेंसी क्रिएट हो जाए, एनायन वैकेंसी। जिंक ऑक्साइड को हीट करने पर इसका जो ऑक्सीजन होगा वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो एनायन होगा उसकी वैकेंसी जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ड्यू टू एनायन वैकेंसी हमें पता है किसी भी तरह का डिफेक्ट क्यों ना हो, हमें हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है। द सिस्टम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एनायन जो है लीव कर जाता है, तो उसकी वजह से जो उसका जो नेगेटिव चार्ज जो है उस प्लेस पर ऑक्युपाई कर जाता है। दैट इज एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी साइड पर ऑक्युपाई कर जाता है, किसकी, एनायन की साइड पर।
ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर्स। ड्यू टू सच एफ सेंटर्स हमारे क्रिस्टल सिस्टम का जो कलर हो जाता है वो चेंज हो जाता है और हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। सो इन दिस केस द आंसर इज एफ सेंटर्स। सो दिस वाज इजी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड। तो यूनिट सेल वो क्या है, फेस सेंटर्ड यानी एफसीसी है। सो यहाँ पर दो तरह के वॉल्यूम्स होते हैं। एक तो वॉल्यूम होता है हमारे यूनिट सेल का, एक होता है हमारे यूनिट सेल का। इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बाय जस्ट सिंपली ए क्यू। ए क्या होता है, एज लेंथ होता है हमारे यूनिट सेल का। एंड जो सेकंड जो वॉल्यूम होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स। जितने भी एटम्स जो हमारे यूनिट सेल में प्रेजेंट है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो हमें पूछा है वो पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ एटम्स पूछा है। एटम्स हमारे यूनिट सेल में किस तरह के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ओके, एंड स्फेरिकल स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो हमारे पास जितने भी एटम्स होंगे उतने ही स्फीयर्स होंगे एंड उतने स्फीयर्स को हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सो बाय दिस वे हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड जो है फाइंड कर लेंगे। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर एफसीसी। हमें पता करना है कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो वी शुड नो दैट एफसीसी के अंदर हमारे पास 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर 1 एटम इट इज 4/3 pi r cube. Therefore for 4 atoms it is 4/3 multiplied by 4 pi r cube, nothing but 16/3 pi r cube. So this is our answer and option C is correct. So this was easy. इसी तरह हमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का भी दिया क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। so हमें बताना चाहिए कि फॉर बॉडी सेंटर्ड हमारे पास टोटल 2 एटम्स होते हैं एंड फॉर प्रिमिटिव टाइप हमारे पास 1 एटम जो है होते हैं इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। सो फर्स्ट इज सॉलिड NaCl। सॉलिड NaCl। अब क्योंकि ये सॉलिड NaCl है, हमें पता है सॉलिड स्टेट में सारे के सारे एटम जो है एक दूसरे से एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। एंड वी शुड नो कि इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए या फिर सिंपली मैं लिखूँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास मूवमेंट ऑफ आयंस होना बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट ऑफ आयंस जो है होना चाहिए, इसके बिना जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। मूवमेंट ऑफ आयंस इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ चार्ज एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इन केस ऑफ सॉलिड NaCl क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस जो है पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ अपने पोजीशन पर हल्का सा वाइब्रेट कर सकते हैं बट इनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सो इन दिस केस सॉलिड NaCl में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। इन द सेकंड केस इट इज कॉपर। तो हमें आंसर तो मिल चुका है सॉलिड NaCl। ओके, इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर इज अ मेटल। सो मेटल के अंदर हमारे पास फ्री आयंस होते हैं एंड दिस फ्री आयंस क्या करते हैं, मूव करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl, तो कॉपर भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है इन केस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। अब फ्यूज्ड NaCl को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसिडर इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मोल्टेन NaCl। तो इन केस ऑफ फ्यूज्ड NaCl एटम जो है मोल्टेन स्टेट में होते हैं और वो आपस में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं विद इन देयर क्रिस्टल एंड ड्यू टू सच मूवमेंट हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर कंडक्ट हो सकता है। इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट ऑप्शन इज ब्राइन सॉल्यूशन। So what do you mean by brine solution? A brine solution is a saturated solution of sodium chloride in water. So एक solution होता है किसका, salt और water का।
सो NaCl को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इसके आयन जो है डिसोशिएट हो जाएंगे Na+ और Cl- में, और इन्हीं के मूवमेंट की वजह से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। सो बाय दिस वे हमने पता कर लिया कि इन तीनों में क्या, ये तीनों क्या है, गुड कंडक्टर्स है, एंड सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर। सो हमारा जो ऑप्शन है वो ए है, इसका आंसर है। सॉलिड NaCl इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Next question, that is 9th question, is if the unit cell of mineral has CCP array of oxygen atoms with m fraction of octahedral holes occupied by aluminum ions and n fraction of tetrahedral holes occupied by magnesium ions, then m and n respectively are। वन बाय वन कंसिडर करते चलेंगे क्या क्या डिटेल्स गिवन है हमें। सबसे पहले बताया गया है कि एक हमारे पास जो है इसका है, कौन कौन से आइटम्स है वो देख लेते हैं। एल्यूमिनियम है यहाँ पर हमारे पास, ओके, एंड उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम है, एंड उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है। इन तीनों के जो है आयंस हमारे क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट है। सबसे पहले बताया गया है कि ऑक्सीजन जो है CCP लैटिस इसका अरेंजमेंट है ऑक्सीजन का। O2 माइनस का अरेंजमेंट क्या है, CCP। CCP से क्या मतलब मैंने बताया था इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। मैंने बताया था कि CCP यानी ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल द फेस सेंटर्स। सो ऑक्सीजन का जो कंट्रीब्यूशन होगा, यानी ऑक्सीजन कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास, ऑक्सीजन टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास। बस बिफोर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था फॉर CCP अरेंजमेंट, ओके। उसके बाद बताया गया है कि एल्यूमिनियम आयंस यानी Al3+ के क्या है, कैसे ऑक्युपाई किया इसने, m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स, m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स, या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बोल सकते हैं। सो फॉर दिस हमें पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे यूनिट सेल में। सो ऑक्टाहेड्रल होल्स जो है हमारे पास इन यूनिट सेल एट द बॉडी सेंटर as well as all the edges. There are 12 edges, okay, and then हमें क्या करना होता है, एक void का या फिर एक होल का कंट्रीब्यूशन एट ईच एज हमें देखना पड़ता है। एट द बॉडी सेंटर ऑक्टेट होल जो है कंप्लीट होगा, ओके, एंड एट द एजेस इसका कंट्रीब्यूशन जो है 1/4 होता है। सो एट द बॉडी सेंटर इट इज 1 एज वेल एज एट द एजेस each hole का contribution होता है 1/4 multiply by there are 12 holes, so we have 12, okay, there are 12 edges, that's why there are 12 octahedral holes। octahedral holes का जो position होता है हमारे unit cell में वो at the body center होता है and at the edges होता है। there are 12 edges, एक edge पे हमारे एक hole का contribution होता है 1/4, so यहाँ पर we will get 1 + 3 = 4। so हमको मिला m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स हमें दिया हुआ है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे m इज m4, या फिर हम इसको 4m भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमें बताया गया है कि मैग्नीशियम भी जो है n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स को ऑक्युपाई करता है। मैग्नीशियम 2+ वो ऑक्युपाई करता है n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स। नाउ हमें पता चल गया कि टेट्राहेड्रल होल्स क्या होते हैं, 8 होते हैं हमारे यूनिट सेल में, ओके। सो दिस इज 8n, जस्ट बिफोर हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था। सो बाय दिस कंट्रीब्यूशंस हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं जनरली। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की पहली, तो मैग्नीशियम का आएगा 8n, एल्यूमिनियम का आएगा 4m एंड ऑक्सीजन का आएगा 4। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, 4 से डिविजिबल हो सकते हैं, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीशियम 2n, एल्यूमिनियम m एंड O। सो यूजिंग दिस हमें पता करना है ये m और n की वैल्यू, ओके। सो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, चार्ज इक्वेशन। जस्ट इससे पहले हमने देखा था एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमने चार्ज इक्वेशन का यूज़ किया था, सो उसी तरह कुछ यहाँ पर भी करना है। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है वो एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है। सो सारे के सारे चार्जेस प्लस करने के बाद
जो हमारा चार्ज मिलेगा वो 0 होगा। तो वो कैसे करते हैं? फॉर मैग्नीशियम हमें पता है मैग्नीशियम का चार्ज क्या होता है +2 एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम आर 2n। इसको ऐड करेंगे एल्यूमिनियम के साथ में। सो एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3 एंड इसके एटम्स जो हमारे पास क्या है m है। उसी तरह ऑक्सीजन के लिए बात करें तो ऑक्सीजन का जो है -2 होता है एंड नंबर ऑफ एटम इज 1 इज इक्वल टू आएगा 0। दिस इज द चार्ज इक्वेशन। नाउ सॉल्व करते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। अब हमें कुछ ज़्यादा इस पे काम नहीं करना, जस्ट बाय रिफरिंग दी ऑप्शन हम ट्राई करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के। यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग m और n की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम दी बाय रिफरिंग दी ऑप्शंस और उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसका आंसर 2 आता है या नहीं। सो इन दी ऑप्शन ए हम देख सकते हैं m और n की वैल्यू क्या है। m की वैल्यू 1/2 है एंड n की वैल्यू 1/8 है। सो ये वैल्यू हम पुट करके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 3 1/2 प्लस 4 1/8 3/2 प्लस 4/8। नाउ यहाँ पर देख सकते हैं 1 एक 3/2 है एंड अगेन 1 मोर 1/2 है। तो प्लस करेंगे इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। सो ये प्रूव हो जाता है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है m और n का। सो बाय दिस वे हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके, the last question, that is the 10th question, is in which of the following crystals alternate tetrahedral voids are occupied? अगेन हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए वो चार डिफरेंट टाइप्स के क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ओके, सो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, उसके अंदर सारे की सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है इन चारों के बारे में। सो वन बाय वन हम कंसिडर करते चलेंगे। ओके, NaCl स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। सो NaCl स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमारे पास होता है सोडियम आयन ऑक्यूपाई करता है ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड यहाँ पर जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑल दी कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स, जिसको हम लोग CCP भी कहते हैं। ओके, जो हो गया NaCl का। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो जिंक 2+ होता है वो ऑक्यूपाई करता है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी बोल सकते हैं या फिर इसी को हम लोग अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पर सल्फाइड जो है वो उसका जो अरेंजमेंट होता है CCP अरेंजमेंट, यानी ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्स। ओके, जो थर्ड ऑप्शन है वो है, हमें आंसर तो मिल चुका है, ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज हमें पूछा है कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन सा जो है अरेंजमेंट होता है इनमें से। सो हमारे पास जिंक सल्फाइड के अंदर जिंक का जो है अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है या फिर हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी बोल सकते हैं। सो थर्ड ऑप्शन जो है CF2, इसको हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो कैल्शियम का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है CCP और F- का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है ऑल दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑल दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लास्ट ऑप्शन Na2O। Na2O को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड क्यों कहते हैं, ये जो है एग्जैक्टली अपोजिट होता है इसका फ्लोराइड स्ट्रक्चर का। यहाँ पर जो सोडियम का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एंड जो ऑक्सीजन का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है CCP अरेंजमेंट। ओके, सो कुछ इस तरह से होते हैं हमारे चारों जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियोस।
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप आप उन डिमांड्स को जो है हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। So till then, goodbye and see you in the next video.